नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह महज एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के माथे पर एक बहुत गहरा और कड़ीडीडीएचवा सवाल है। हम अक्सर मानते हैं कि ऊंची शिक्षा इंसान को बढ़ा बनाती है, लेकिन क्या वो शिक्षा सच में किसी काम की है जो इंसान को अपने ही जीवन साथी से दूर कर दे? क्या कागज की डिग्रियां इंसान के चरित्र, उसकी वफादारी और उसके पसीने की कीमत तय कर सकती हैं? आज की कहानी एक ऐसे पति के अथाह त्याग की है जिसने अपनी पत्नी के सपनों को आसमान देने के लिए खुद को राख कर दिया और बदले में उसे मिली सिर्फ बेइज्जती। लेकिन जब उस राख से एक नया सूरज निकला तो उस खोखले घमंड की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ी डीडीएच गई। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को महसूस कीजिए। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित एक विशाल सरकारी बंगले में जश्न का माहौल था। बाहर महंगी गादियों की कतार लगी थी और अंदर शहर के तमाम बड़े अधिकारी, नेता और रसूखदार लोग मौजूद थे। यह पार्टी राधिका की कामयाबी के जश्न में रखी गई थी, जो हाल ही में जिले की नई और बेहद तेज तर्रार उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम बनकर आई थी। उसी बंगले की रसोई में एक साधारण सा आदमी खद्दहा था। उसका नाम भुवन था। भुवन के शरीर पर एक सादी सी सूती कमीज थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह मेहमानों के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम देख रहा था, लेकिन आज भुवन को अपनी इस मेहनत पर कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसका सीना गर्व से चौधा हो रहा था। राधिका कोई और नहीं बल्कि भुवन की पत्नी थी। ये वही राधिका थी जिसके लिए भुवन ने अपनी पुश्तैनी 2 बीघा जमीन बेच दी थी। जब राधिका वातानुकूलित कमरे में बैठकर अपनी परीक्षा की तैयारी करती थी, तब भुवन चिलचिलाती धूप में अपनी छोटी सी लोहे की दुकान चलाता था और रात को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुनीम का काम करता था। भुवन के खुरदुरे हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी सालों की तपस्या आज सफल हो गई थी। तभी बाहर पार्टी के बीच एक बहुत बड़े अधिकारी ने राधिका से हंसते हुए पूछा, क्षमा कीजिएगा महोदया, वो अंदर रसोई में सादे कपड़े में जो आदमी काम कर रहा है, वह कौन है? क्या आपका कोई दूर का रिश्तेदार है? रसोई के दरवाजे पर खैडीडी डीछे भुवन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसका दिल जोर से धड़धका। उसे लगा कि आज उसकी राधिका सबके सामने सीना ठोक कर कहेगी कि यह वो इंसान है जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूं। लेकिन राधिका ने एक पल के लिए रसोई की तरफ देखा, फिर सामने खड़े उन रसूखदार लोगों को देखा और एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, ओह वो तो बस एक देखभाल करने वाला नौकर है। मेरे गांव का एक अनपढ़ आदमी है जो मेरी जमीन जायदाद और घर की देखभाल करता है। बस वही है। भुवन का दिल जैसे धड़ ढकना ही बंद हो गया। उसका सिर चकराने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस पत्नी के लिए उसने अपना वजूद मिटा दिया था, आज उसी पत्नी ने भरी महफिल में उसे अपने पैरों की धूल बता दिया था। उस रात भुवन पहली बार एकांत में फूट फूट कर रोया था, लेकिन अहंकार में अंधी हो चुकी राधिका को इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। उस पार्टी वाली रात के बाद भुवन और राधिका के बीच एक अदृश्य दीवार सी खद्दी हो चुकी थी। राधिका का दायरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके इर्द गिर्द अब बड्ढे बड्ढे व्यापारी और अधिकारी रहते थे। भुवन की सादगी, उसका बात करने का देसी लहजा अब राधिका को चुभने लगा था। नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसे खोखले रिश्तों का होता है। सिर्फ 7 महीने बाद वे दोनों पारिवारिक न्यायालय के कमरे में आमने सामने खड्डी डीडीहे थे। जज साहब ने गहरी नजर से उन दोनों को देखा। एक तरफ राधिका खद्दी थी, जिसके चेहरे पर जिले की सबसे बद्धी अधिकारी होने का गुरूर साफ छलक रहा था। दूसरी तरफ भुवन था, जिसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कोई याचना नहीं थी। जज साहब ने भारी आवाज में पूछा, क्या आप दोनों ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया? 6 महीने का समय दिया गया था आपको। राधिका ने तुरंत जवाब दिया, जज साहब, मेरा फैसला अटल है। मैं एक क्लास 1 अधिकारी हूं और यह इंसान महज 10वीं पास है। हमारा कोई भी बौद्धिक स्तर मेल नहीं खाता। इसके साथ मेरा उठना बैठना मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। मैं इनके साथ एक पल और नहीं रह सकती। जज ने एक गहरी सांस ली और भुवन की तरफ देखा। क्या तुम्हें कुछ कहना है भुवन? भुवन ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई मिन्नत। उसने राधिका की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जी नहीं जज साहब,
जिस रिश्ते में इंसानियत से बड्ढी डिग्रियां हो जाई, वहां वकालत नहीं की जाती। आप दस्तावेज दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर देता हूं। भुवन ने तलाक के कागजात पर चुपचाप हस्ताक्षर किए और बिना कोई तमाशा किए अदालत से बाहर निकल गया। राधिका के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा जैसे उसने एक अनपढ़ पति से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज उसने जो जंजीर काटी है, वो कोई बेदी नहीं थी, बल्कि वो नींव थी जिस पर उसकी सफलता की पूरी इमारत खद्दी थी। तलाक के बाद के शुरुआती दिन भुवन के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। समाज के तानों ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। लोग कहते, बीवी को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाया और उसने इसे ही दूध में पड्डी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बेचारा गंवार था, इतनी बड्डी अफसर के साथ कैसे निभती। ये बातें भुवन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ जाती थीं। एक रात हताशा के चरम पर पहुंचकर भुवन के मन में जीवन समाप्त करने का विचार आया। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे अपने स्वर्गीय पिता के चित्र पर पड़ी और फिर अपने हाथों पर। ये हाथ कमजोर नहीं थे। इन हाथों ने एक साधारण सी लड़की को जिले का सबसे बद्दा अफसर बना दिया था। तो क्या ये हाथ खुद का एक नया भाग्य नहीं लिख सकते थे? भुवन ने खुद से कहा। उसने मुझे अनपढ़ और अपनी हैसियत से कम आंका है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली हैसियत कागजों की मोहताज नहीं होती। अगली सुबह भुवन के अंदर एक नई आग थी। वह जानता था कि अब दोबारा पढ़ाई करके कोई नौकरी पाना मुमकिन नहीं था। उसने अपने उन पुराने अनुभवों को खंगालना शुरू किया जब वो ट्रांसपोर्ट के काम में पिसता था। उसने देखा था कि किसानों को उनके अनाज का सही दाम नहीं मिलता और बिचौलिए सारा मुनाफा खा जाते हैं। भुवन ने अपनी वो पुश्तैनी छोटी सी दुकान बेच दी और उन पैसों से शहर के बाहर एक सस्ती जमीन खरीदकर वृक्ष लॉजिस्टिक्स नाम से एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसने तय किया कि वह किसानों का माल सीधा बड्ढे शहरों की मंडियों तक पहुंचाएगा। शुरुआत बहुत दर्दनाक थी। बड्ढे व्यापारियों ने उसे कुचलने की कोशिश की। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा। लेकिन राधिका के वो शब्द, तुम बस एक गंवार हो, उसके सीने में आग का काम करते थे। एक बार जिले में बेमौसम की भयंकर बारिश हुई। सैकड़ों किसानों की फसल सड्ढाने के कगार पर थी। पुराने बिचौलियों ने माल उठाने से साफ मना कर दिया। तब भुवन ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। उसने किराए पर 10 ट्रक लिए और खुद एक ट्रक का स्टीयरिंग संभालकर दलदल बन चुके रास्तों से होकर किसानों के खेतों तक पहुंचा। उसने बाजार से थोड़े ज्यादा दाम पर किसानों की पूरी फसल खरीद ली और बिना सोए लगातार 48 घंटे गादियां चलवाकर माल को सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाया। इस एक घटना ने पूरे इलाके के किसानों के बीच भुवन को भगवान बना दिया। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। वृक्ष लॉजिस्टिक्स अब कोई छोटी कंपनी नहीं थी। यह कई एकाध में फैला एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य बन चुका था, जिसका सालाना टर्नओवर सैकड़ों करोड़ों में था। भुवन अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि राज्य का एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी वह सादगी से जीता था। उसने कभी अपनी तस्वीर अखबारों में नहीं छपने दी। दूसरी तरफ इन 7 सालों में राधिका भी पदोन्नत होकर राज्य के एक महत्वपूर्ण जिले की जिलाधिकारी बन चुकी थी। उसके पास रुतबा था, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसका अहंकार और भी बढ़ चुका था। इत्तेफाक से राधिका का तबादला उसी जिले में हुआ जो राज्य का सबसे बड़ा कृषि हब था और जहां से भुवन की कंपनी वृक्ष लॉजिस्टिक्स का पूरा जाल बिछा हुआ था। राधिका ने चार्ज संभालते ही अपना अहंकारी रवैया दिखाना शुरू कर दिया। जिले में एक नया राजमार्ग बनने का प्रोजेक्ट आया। राधिका ने बिना किसानों से संवाद किए पुलिस के दम पर उपजाऊ जमीनें खाली करवाने का आदेश दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे जिले के किसान भट दिए चक गए। रातों रात हजारों किसानों और वृक्ष लॉजिस्टिक्स से जुद्धे ट्रांसपोर्टरों ने हड्डी ताल कर दी। पूरे शहर में दूध, सब्जी और अनाज की सप्लाई रुक गई। सिर्फ 3 दिन में उस बड़े शहर में हाहाकार मच गया। राज्य के मुख्यमंत्री का सीधा फोन राधिका के पास आया। राधिका जी, अगर 24 घंटे के अंदर हड्डेचताल खत्म नहीं हुई तो मैं आपको निलंबित कर दूंगा। राधिका घबरा गई। उसने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई। तभी एक अनुभवी अधिकारी सुमित ने कहा, महोदया, इस पूरी हड्डेचताल की रीढ़ एक ही कंपनी है, वृक्ष लॉजिस्टिक्स।
जिले के 80% किसान उसी कंपनी से जुड़े हैं। आपको उस कंपनी के प्रबंध निदेशक से बात करनी होगी। राधिका तिलमिला उठी। क्या बकवास है? मैं एक जिलाधिकारी हूं। मैं किसी व्यापारी के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। पुलिस भेजो और उठा लाओ उसे। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, महोदया, हकीकत समझिए। वो कोई सड्डी डेचक छाप व्यापारी नहीं है। राज्य के 2 बड़े मंत्री उसकी कंपनी के बोर्ड में बैठते हैं और हर डिजिटल शांतिपूर्ण है। आपको उनसे बात करनी ही होगी। मजबूर होकर राधिका को वृक्ष लॉजिस्टिक्स के मुख्यालय जाना पड़ा। जब उसकी नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी उस विशाल और गगनचुंबी इमारत के अंदर दाखिल हुई तो पहली बार राधिका को अपनी ताकत बहुत छोटी लगने लगी। उसे लिफ्ट के जरिए सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रबंध निदेशक के शानदार कैबिन में ले जाया गया। कैबिन बहुत बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर कांच की बड़ी सी खिड़की के पास एक शख्स पीठ किए खड़ा था। प्रबंधक ने कहा, सर, जिलाधिकारी महोदया आ गई हैं। वह शख्स धीरे से पलटा। आइए महोदया, तशरीफ रखिए। वो भारी और जानी पहचानी आवाज सुनते ही राधिका के दिल की धड़कन रुक सी गई। चेहरे पर वही सादगी, आंखों में वही ठहराव। वह भुवन था, उसका तलाकशुदा पति जिसे वह अनपढ़ और गंवार समझती थी। राधिका के हाथ से जमीन अधिग्रहण की फाइल फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? राधिका की आवाज कांप रही थी। उसने प्रबंधक से चिल्लाकर कहा, यह क्या घटिया मजाक है? मैं यहाँ के प्रबंध निदेशक से मिलने आई थी। प्रबंधक ने विनम्रता से कहा, महोदया, यही हमारे प्रबंध निदेशक हैं, मिस्टर भुवन, वृक्ष लॉजिस्टिक्स के अकेले मालिक और संस्थापक। राधिका धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसका सारा घमंड उस एक पल में चकनाचूर हो चुका था। भुवन अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके चेहरे पर न कोई विजयी मुस्कान थी, न ही कोई इंतकाम का भाव। भुवन ने बहुत ही तकनीकी और तार्किक गहराई से एक नया नक्शा राधिका के सामने रखा। महोदया, आपने जो नक्शा वातानुकूलित कमरे में पास किया है, वह किसानों की सबसे उपजाऊ जमीन छीन लेगा। मेरे इंजीनियरों ने एक नया रास्ता तैयार किया है जो बंजर जमीन से गुजरेगा। सरकार का पैसा भी बचेगा और कोई किसान बेघर भी नहीं होगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हड़ताल अब भी खत्म हो जाएगी। फैसला आपका है। राधिका अवाक रह गई। जो इंसान उसके सामने बैठा था वह उसके बौद्धिक स्तर से मीलों आगे निकल चुका था। राधिका ने रुंधे हुए गले से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो भुवन? मुझे जलील करना? मुझसे बदला लेना? भुवन ने राधिका की आंखों में देखा। बदला तो उनसे लिया जाता है जो हमारे बराबर हों राधिका। आपने तो मुझे बहुत पहले ही अपने से नीचे दर्जे का मान लिया था। मैं यहाँ व्यापार करने और किसानों का हक बचाने के लिए बैठा हूं, अपने अतीत का हिसाब चुकता करने नहीं। राधिका के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते हाथों से उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और बिना कुछ कहे उस कैबिन से बाहर निकल गई। लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। राजमार्ग के नक्शे में किए गए उस बदलाव ने एक बहुत बद्ध भ्रष्ट मंत्री रघुवीर सिंह के करोड़ों रुपयों के काले कारनामे पर पानी फेर दिया था। रघुवीर सिंह ने बदले की आग में राधिका के उसी करीबी अधिकारी दोस्त सुमित को रिश्वत देकर खरीद लिया। सुमित ने धोखे से राधिका के डिजिटल हस्ताक्षर चुराकर 50 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत घोटाला कर दिया और सारा इल्जाम राधिका पर मढ़ दिया। रातों रात राधिका के सरकारी बंगले पर छापे पड़ ढहे। मुख्यमंत्री के आदेश पर उसे निलंबित कर दिया गया। मीडिया उसे एक भ्रष्ट और लालची अफसर साबित करने लगा। गिरफ्तारी की तलवार उसके सिर पर लटक रही थी। जिन पढ़े लिखे और हाई क्लास दोस्तों पर राधिका को घमंड था, उनमें से किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। वह एक साधारण से गेस्ट हाउस में बिल्कुल अकेली और बेबस बैठी थी। उसे आज समझ आ रहा था कि ताकत कुर्सी की होती है, इंसान की नहीं। हताशा में टूटकर जिस रात राधिका छत के पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान देने वाली थी, उसी रात उसके दरवाजे पर देश के सबसे बड़े और नामी वकील अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे। वकील ने कहा, महोदया, कल उच्च न्यायालय में आपके केस की सुनवाई है और हम आपको बेदाग बरी करवाकर ही दम लेंगे। हमारी करोड़ों की फीस पहले ही चुका दी गई है। अगली सुबह उच्च न्यायालय में खचाखच भिड़ थी। वकीलों ने जज के सामने ऐसे खुफिया वीडियो और वित्तीय लेन देन के सबूत पेश किए जिसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया।
यह साबित हो गया कि घोटाला राधिका ने नहीं, बल्कि मंत्री रघुवीर सिंह और सुमित ने किया था। जज ने हैरान होकर पूछा, जो सबूत सरकार की एजेंसियां नहीं खोज पाईं, वो आपके पास कैसे आ गए? वकील ने कहा, जज साहब, यह सबूत उस इंसान ने जुटाए हैं जिसके पास पूरे राज्य में सप्लाई चेन का नेटवर्क है। वृक्ष लॉजिस्टिक्स के मालिक मिस्टर भुवन ने अपनी कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल करके एक ईमानदार लेकिन फंसी हुई अफसर को इस भ्रष्ट तंत्र से बचाया है। राधिका का दिल धक से रह गया। जिस इंसान की जिंदगी उसने तबाह की थी, वही इंसान आज अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नर्क से खींचकर निकाल रहा था। राधिका को बाइज्जत बरी कर दिया गया और भ्रष्ट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से बाहर निकलते ही राधिका सीधा वृक्ष लॉजिस्टिक्स के मुख्यालय की तरफ भागी। वह भागती हुई भुवन के कैबिन में घुसी और दौड़कर भुवन के पैरों में गिर पढ़ी। मुझे माफ कर दो भुवन, मुझे माफ कर दो। जमीन पर पढ़ी। राधिका हिचकियां लेते हुए गिद्धा रही थी। मेरा दिमाग अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें घर से निकाला, जलील किया और तुमने मेरी इज्जत बचा ली। क्यों भुवन, क्यों किया तुमने ऐसा? भुवन ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया। उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, उठ जाओ राधिका, फर्श पर गिरकर रोना तुम्हारे स्टेटस को शोभा नहीं देता। राधिका ने सिसकते हुए ऊपर देखा। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो भुवन। मैं सब कुछ छोड़ दे दूंगी, ये नौकरी, ये ओहदा, सब कुछ। बस मुझे अपने घर वापस ले चलो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। भुवन 2 कदम पीछे हटा और उसने एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें सिर्फ तजुर्बे की धार थी। गलत फहमी में मत जियो राधिका। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं जानता था कि तुम घमंडी हो सकती हो, लेकिन तुम्हारी नीयत में बेईमानी नहीं है और मेरे जीते जी कोई भ्रष्ट इंसान किसी ईमानदार की मेहनत को निगल जाए, यह मुझे मंजूर नहीं था। कल तुम्हारी जगह कोई अजनबी अफसर भी होता तो मैं यही करता। राधिका फटी हुई आंखों से भुवन को देख रही थी। भुवन ने अपनी बात पूरी की। और रही बात हमारी नई शुरुआत की, तो अदालत में तुमने बिल्कुल सही कहा था राधिका। हमारा कोई मेल नहीं है। तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें सिखाती हैं कि सामने वाले की हैसियत देखकर रिश्ते कैसे बनाए और तोड़ ढे जाते हैं। और मेरा यह अनपढ़ तजुर्बा मुझे यह सिखाता है कि जो इंसान अपने गुरूर में अपनों को ही कुचल दे, उस पर दोबारा दांव लगाना बेवकूफ़ी है। असलियत तो यह है कि आज जो तुम मेरे पैरों में गिर रही हो, यह तुम्हारा प्यार नहीं है। आज मेरी यह सत्ता तुम्हें अपनी लाल बत्ती वाली गाढ़ी से बहुत बड्ढी नजर आ रही है। कल अगर मेरा यह सब कुछ छिन जाए और मैं फिर से सड़क पर आ जाऊं, तो मैं तुम्हारे लिए फिर से वही अनपढ़ गंवार बन जाऊंगा। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। यह सजा राधिका के लिए मौत से भी बदतर थी। वह खाली हाथ, आंसुओं से भीगे चेहरे और एक कुचली हुई आत्मा के साथ उस कैबिन से बाहर निकल गई। उस अनपढ़ पति ने अपना चरित्र इतना ऊंचा कर लिया था कि पत्नी की तमाम डिग्रियां और उसका पूरा वजूद उस इंसान के पैरों की धूल बनकर रह गया था। दोस्तों, भुवन ने जो फैसला लिया, उसने साबित कर दिया कि असली पढ़ाई किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के तजुर्बों और चरित्र में बसती है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक के लिए जमीन से जुड़े रहें और रिश्तों की कद्र करें। धन्यवाद।